नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पार्ट 1 में इसमें डिटेल में चर्चा हम कर चुके हैं और ये यूपी स्पेशल है। यूपी स्पेशल के अंतर्गत हम देखें तो इसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में वीडियो का पार्ट 1 बनाया जा चुका है, वहाँ से इसको डिटेल में देखा जा सकता है। इसको पार्ट 2 के रूप में कुछ और जानकारी ऐड करते हैं। यूपी स्पेशल है और यह जो अंक है आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं यानी उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाने वाली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने प्रत्येक परीक्षा के लिए अनिवार्य है या जिसमें सिलेबस में दिया गया उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही यदि देखें यह अति महत्वपूर्ण जो है अंक है वो यूपी द्वारा आज डीपीओ मेंस एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उसके सिलेबस में जो मैक्सिमम वेटेज 65 मार्क्स का जो है यानी 65 नंबर का है वो पंचायती राज व्यवस्था या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर आधारित है। तो इसको शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं पंचायती राज विभाग या विभाग के बारे में जानकारी जो दी गई यूपी स्पेशल के अंतर्गत उसको समझते हैं। विभाग के बारे में देखें तो यह पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था आम ग्रामीण जनता के लोकतंत्र में प्रभावी भागीदारी का सशक्त माध्यम है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा एक सुनियोजित पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होते ही प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के पंचायत राज अधिनियमों अर्थात उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 में अपेक्षित संशोधन कर संवैधानिक व्यवस्था को मूल रूप दिया गया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1995 में एक विकेंद्रीकरण और प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था, जिसके द्वारा की गई संस्तुतियों के अध्ययनोपरांत तत्कालीन कृषि उत्पादन आयोग की स्थान में गठित उच्च स्तरीय समिति HPC द्वारा 1997 में 32 विभागों के कार्य चिन्हित कर पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने की सिफारिश की गई थी। प्रदेश सरकार संवैधानिक भावना के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार एवं दायित्व संपन्न करने के लिए कटिबद्ध है। पंचायती राज व्यवस्था का संक्षिप्त इतिहास के बारे में देखते हैं तो इसमें है भारत में प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ ऋग्वेद में सभा एवं समिति के रूप में लोकतांत्रिक स्वतःशासी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। इतिहास के विभिन्न अवसरों पर केंद्र में राजनीतिक उथल पुथलों के बावजूद सत्ता परिवर्तनों से निष्प्रभावित रहकर भी ग्रामीण स्तर पर स्वतःशासी इकाइयां पंचायतें आदिकाल से निरंतर किसी न किसी रूप में कार्यरत रही हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास का प्रथम चरण देखें, फर्स्ट जनरेशन को देखें तो आजादी के बाद शुरू होता है 1947 से 1952-53 तक। संयुक्त प्रांत राज्य अधिनियम 1947 दिनांक 7 दिसंबर 1947 ईस्वी को गवर्नर जनरल द्वारा हस्तांतरित हुआ और प्रदेश में 15 अगस्त 1949 से पंचायतों की स्थापना हुई। इसके बाद जब देश का संविधान बना तो उसमें पंचायतों की स्थापना की व्यापक व्यवस्था की गई। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में निर्देश दिए गए हैं कि राज्य पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाएं और ग्रामीण स्तर पर सभी प्रकार के कार्य एवं अधिकार उन्हें देने का प्रयत्न करें। 15 अगस्त 1949 से उत्तर प्रदेश के तत्कालीन 5 करोड़ 40 लाख ग्रामीण जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली 35,000 पंचायतों ने कार्य करना प्रारंभ किया। साथ ही यानी इसमें जानकारी को देखें तो जो 1949 में जो उत्तर प्रदेश की जो आबादी थी 5 करोड़ 40 लाख के हिसाब से ग्रामीण जनता थे, यानी उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आबादी देखें तो यहाँ ये दिया गया है। साथ ही लगभग 8,000 पंचायतें अदालतें में स्थापित की गई। सन 1951 में गांव सभाओं की संख्या बढ़कर 35,943 तक, ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़कर 8,492 हो गई। 1952 से पंचायतों ने ग्रामीण जीवन में सुनियोजित स्तर पर राष्ट्र निर्माण का कार्य आरंभ किया। इस वर्ष पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। योजना की सफलता के लिए शासन द्वारा पंचायत अदालत स्तर पर विकास समितियों के सदस्य मनोनीत किए गए। ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत मंत्री, विकास समितियों का भी मंत्री नियुक्त किया गया। जिला नियोजन समिति में प्रत्येक तहसील में एक प्रधान मनोनीत किया गया। 1952-53 में जमींदारी विनाश के पश्चात गांव समाज की स्थापना हुई और ग्राम सभाओं के अधिकार बढ़ाए गए। पंचायतों का दूसरा चरण देखें तो शुरू होता है 1953-54 से 1959-60 तक। इसमें देखते हैं 1953-54 में पंचायतों की सक्रियता विभिन्न विकास संबंधी कार्यक्रमों में उसका सहयोग बढ़ाने के लिए विधानसभा के सदस्यों की एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति के सुझावों को दृष्टि में रखकर पंचायत राज संशोधन विधेयक तैयार किया गया, जो पंचायतों के अगले दूसरे आम चुनाव में क्रियान्वित हुआ। 1955 में पंचायतों का दूसरा आम चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें गांव सभा यानी ग्राम सभा व गांव समाज के क्षेत्राधिकार को एक कर दिया गया। 250 या इससे अधिक जनसंख्या वाले हर गांव में गांव सभा गठित करते हुए दूसरे आम चुनाव में गांव पंचायतों की संख्या बढ़ाकर 72,425 हो गई। 1957-58 पंचायतों के क्षेत्रीय परिवर्तन के कारण उनकी संख्या 72,425 के स्थान पर 72,409 ही रह गई, जबकि न्याय पंचायतों की संख्या 8,585 थी। 1955 के चुनाव के बाद पंचायत अदालतों का न्याय पंचायत नामकरण कर दिया गया। वित्तीय वर्ष 1959-60 पंचायतों का कृषि विषय कार्यों की दृष्टि से उल्लेखनीय वर्ष रहा। इस वर्ष पंचायतों ने खाद्य की उपज बढ़ाने के लिए चलाए गए रबी और खरीफ आंदोलन में विशेष उत्साह का प्रदर्शन किया। इस उद्देश्य से अधिकांश गांव सभा में कृषि समितियों की स्थापना की गई। इसके बाद देखें पंचायतों का विकास का तीसरा चरण, इसमें 1960-61 से 1971-72 तक है। इसमें देखें तो वर्ष 1960-61 में गांवों को आत्मनिर्भरता संपन्न बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन तथा कल्याण उप समितियों का गठन किया गया। ग्राम स्तर पर किया गया। इसी वर्ष पंचायत राज अधिनियम में संशोधन द्वारा गांव पंचायतों तथा न्याय पंचायतों की चुनाव पद्धति में आंशिक परिवर्तन किया गया, जिसके अनुसार ग्राम सभा के प्रधान का चुनाव गुप्त मतदान यानी तीसरा चरण देख रहे हैं तो यह आपका जो है गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा किए जाने का निश्चय हुआ। 10 फरवरी 1961 ईस्वी में 7 फरवरी 1962 ईस्वी में पंचायतों का तृतीय सामान्य निर्वाचन संपन्न हुआ। श्री बलवंतराव मेहता समिति के सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के निर्देशानुसार सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के अनुरूप उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति
जिला परिषद अधिनियम 1961 ईस्वी में क्रियान्वित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार प्रदेश में ग्राम सभा, क्षेत्र समिति, जिला परिषद की इकाइयों को एक सूत्र में बांधा गया। और प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ। पंचायतों के तीसरे आम चुनाव के पश्चात प्रदेश में गांव पंचायतों की संख्या 72,233 था, न्याय पंचायतों की संख्या जो 8,594 थी। इसके बाद देखें पंचायतों के विकास का चौथा चरण, यानी यूपी स्पेशल के अंतर्गत यूपी में हम देख रहे हैं। तो इसमें देखें तो वर्ष 1972-73 में पंचायतों के चौथे आम चुनाव संपन्न हुए। उस समय प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या 72,834 और न्याय पंचायतों की संख्या 8,792 थी। 30 अक्टूबर 1971 में विभाग के ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता पंचायत सेवकों के शासकीय कर्मचारी हो जाने के उपरांत गांव पंचायतों की गतिविधियों में अपेक्षित सुधार हुआ और तदुपरांत बड़ी द्रुत गति से गांव पंचायतों तथा ग्रामोपयोगी सत्ता की जड़ें गहरी जमने लगी। वर्ष 1981-82 के अंत तक कतिपय संशोधनों के फलस्वरूप प्रदेश में 72,809 ग्राम पंचायतें तथा 8,791 न्याय पंचायतें कार्यरत रही। गांव पंचायतों का पांचवां सामान्य निर्वाचन वर्ष 1972-73 के उपरांत मार्च 1982 जुलाई 1982 के मध्य संपन्न हुआ। इस सामान्य निर्वाचन में गांव सभाओं की संख्या 74,060 थी। इस चुनाव में उसके मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर, यानी इसमें देखें तो मतदाताओं की आयु जो है यही इंपॉर्टेंट है। पंचायतों के विकास चौथा चरण जो इसमें है, इसमें इस चुनाव मतदाताओं की जो आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी, जो वर्तमान में यही 18 वर्षीय है। इसके बाद देखें तो पंचायतों के विकास का पांचवां चरण देखते हैं, ये 1983-84 से 1992-93 तक होता है। वर्ष 1988 में ग्राम पंचायतों का छठा सामान्य निर्वाचन संपन्न हुआ। 1988 में ही पंचायत राज अधिनियम में संशोधन कर यह व्यवस्था की गई कि गांव पंचायतों के सदस्य पदों होते 30% प्रतिनिधित्व महिलाओं को प्राप्त होना चाहिए। साथ ही यह भी व्यवस्था की गई कि प्रत्येक गांव पंचायत में कम से कम एक अनुसूचित जाति की महिला का प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। इस आम चुनाव में ग्राम पंचायतों की संख्या 73,927 था, न्याय पंचायतों की संख्या 8,814 थी, जिसमें महिला प्रधानों की संख्या 930 था, महिला सदस्यों की संख्या 1,50,777 थी, जिसमें अनुसूचित जातियों की महिला सदस्यों की संख्या 65,937 थी। वर्ष 1989 में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुषों महिलाओं के लिए लाभकारी रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के कारण का भार ग्राम पंचायतों को सौंपा गया। इसके बाद देखें तो ग्राम पंचायतों का विकास का छठा चरण देखते हैं। इसमें भारतीय संविधान के निर्माण के समय छठा चरण 1993-94 73वां संविधान संशोधन जो लागू किया गया, उसको संवैधानिक आधार दिया गया, यानी वाद योग्य बनाया गया, क्योंकि डीपीएससी में जो संविधान में अनुच्छेद 40 है उसके अंतर्गत राज्यों को निर्देश दिया गया था। लेकिन 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो संविधान विभाग 9 में 243A से लेकर 243O तक जो कुल मिलाकर 16 अनुच्छेद जोड़े गए, इसको वाद योग्य अर्थात न्यायालय में वाद योग्य बना दिया गया। और राज्यों के लिए इसमें जो स्वैच्छिक और अनिवार्य रूप से प्रावधान किए गए, अनिवार्य उनको करना आवश्यक था, यानी अनिवार्य था। भारतीय संविधान के निर्माण के समय राज्य के नीति सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में आधारभूत स्तर पंचायतों को मान्यता देते हुए कहा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए उपाय करेगा, उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक है। वर्ष 1994 में देश की गांव पंचायतों को संवैधानिक इकाई मानते हुए स्वतंत्र संस्था के रूप में स्थापित करने, उनमें एकरूपता लाने, निश्चित समय पर उनके चुनाव सुनिश्चित कराने, आर्थिक रूप से उन्हें सुदृढ़ करने तथा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से 72वां संविधान संशोधन लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जो बाद में 73वां संविधान संशोधन 1992 के रूप में 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण देश में लागू हुआ। 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम संख्या 9 विधेयक 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रयुक्त हुआ, जिसमें संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समेत जिला परिषद अधिनियम 1961 में संशोधन कर राज्य के तीनों स्तरों की पंचायतों, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत में एकरूपता लाते हुए उनकी व्यवस्था सुनिश्चित की गई। इसकी व्यवस्था देखें तो पहला व्यवस्था थे पंचायतों का संगठन और संरचना, दूसरा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग का महिलाओं के लिए आरक्षण, तीसरा पंचायतों का निश्चित कार्यकाल, चौथा पंचायतों की कृत्य शक्तियों और उत्तरदायित्व का विस्तार, पांचवां इसमें था राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, छठा राज्य वित्त आयोग की स्थापना, उपयुक्त व्यवस्थाओं के अंतर्गत यथासंभव 1000 की आबादी पर ग्राम पंचायतों का गठन, संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप आबादी की प्रतिशत के आधार पंचायती राज के प्रत्येक स्तर पर अध्यक्ष पदों सदस्यों के स्थानों पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग 27% से अधिक यानी 27% से अधिक नहीं पिछड़ा वर्ग के लिए एवं प्रत्येक वर्ग महिलाओं के लिए 1/3 अन्यून यानी इससे कम नहीं पदों पर स्थानों पर आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की गई। यह भी सुनिश्चित किया गया कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष हो एवं वो उसे पूरा कर सके। संविधान एवं राज्य के पंचायत राज नियमों किए गए प्रावधान के अनुसार प्रदेश में अधिसूचना 23 अप्रैल 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई, यानी 23 अप्रैल 1994 राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। और वर्ष 1994 से राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में 73वां संविधान संशोधन के अनुरूप त्रिस्तरीय पंचायतों के समान निर्वाचन संपन्न कराए जा रहे हैं। अभी हमने देखा कि इसमें जो है इसमें देखें तो 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। वर्तमान में देखें तो राज्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं उत्तर प्रदेश के वो नवदीप रेवड़ा है, जबकि भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEO हैं, यानी चीफ इलेक्शन कमीशन जो है CEC जो हैं वो राजीव कुमार हैं। कुछ और जानकारी इसमें ऐड कर लेते हैं, यानी इसमें जो जानकारी को ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा विभागीय जानकारी ग्रुप में इसको देखते हैं। तो जिला पंचायत कितने हैं? 75 हैं। क्षेत्र पंचायत लेटेस्ट अपडेट है, यानी ये इसकी साइट से अपडेट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विभाग जानकारी ग्रुप में। जिला पंचायत कितने हैं? 75 हैं। क्षेत्र पंचायत जो देखें तो 826 है। ग्राम पंचायत जो वर्तमान देखें तो 57,705 है। इसके बाद प्रतिनिधि पदाधिकारी प्रशिक्षित ग्रुप में देखें तो 1,94,745 है। हैंडपंप की संख्या बताई गई है। हैंडपंप डिवोर पंचायत भवन अनुरक्षण में देखें तो यह 2.20 लाख है। इसके बाद देखें तो प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय के रूप में देखें तो यह है 53,523 हैं। इसके बाद आंगनबाड़ी
NMA सेंटर के रूप में देखें तो ये 15,916 है, और शासकीय विद्यालय देखें तो 53,713 जो उत्तर प्रदेश में शासकीय विद्यालय के रूप में कार्यरत हैं वर्तमान के दृष्टिकोण से देखें तो। इसमें कुछ और जानकारी को ऐड कर लेते हैं, यानी इसमें करंट के रूप में जो वर्तमान स्वरूप में उसको ऐड करते हुए आगे इसको विस्तार देते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो अपने देश भारत में जो है 6 जो राज्य हैं उसमें द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी वहाँ जो विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, जिसमें उत्तर भारत के 2 राज्यों में एक यूपी एक बिहार है, और पश्चिमी भारत में देखें या पश्चिमी घाट के राज्यों में देखें तो आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक, और पूर्वी घाट के राज्यों में देखें तो आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। तो इसमें देखें तो जो उत्तर प्रदेश की जो राज्य विधानमंडल है द्विसदनात्मक है। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन जो किया गया था, यानी विधानसभा उसका गठन जुलाई 1937 में किया गया था। 1967 तक विधानसभा सदस्यों की संख्या जो थी वह 431 थी। उत्तराखंड बनने के पहले यानी नवंबर 2000 तक विधानसभा सदस्यों की संख्या देखें, यानी जब उत्तराखंड नहीं बना था 2000 में, यानी 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना, तो उससे पूर्व जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या जो थी 425 थी। वर्तमान में देखें, वर्तमान विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है वह 403 है, यानी पहले 404 थे, लेकिन एक मनोनीत जो एंग्लो इंडियन उसको 104वें संविधान संशोधन द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान देखें तो वर्तमान विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है। और देखें इसमें कुछ और जानकारी को ऐड करें तो फरवरी मार्च 2022 में 18वीं विधानसभा जो हुआ था, 18वीं विधानसभा का गठन किया गया है। तो उसके अंतर्गत हम देखें तो सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला देखें तो प्रयागराज, यानी जो पूर्व इलाहाबाद था, प्रयाग, इसमें 12 सीटें हैं। और सबसे कम विधानसभा सीटों वाले से देखें तो श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, इसमें 2 सीटें हैं। राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या देखें, राज्य विधानसभा जो है इसमें आरक्षित सीटों की संख्या देखें तो आपकी जो है आरक्षित सीटों की संख्या कुल 86 है, जिसमें से 84 जो है एससी के लिए और 2 सीट जो है एसटी के लिए आरक्षित किया गया है। अब पंचायत पर लौटते हैं, क्योंकि यहाँ पर पंचायत पर, लेकिन थोड़ी और जानकारी इसमें ऐड करें तो वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या जो है उत्तर प्रदेश में 100 है, और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या देखें तो वो 80 है, और प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या देखें तो वह आपकी जो है 31 है। और अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति लगाया गया है? और 10 बार लगाया गया। लेटेस्ट जो लगा था निकटतम 10वां राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया था 8 मार्च 2000 से 3 अप्रैल 2002 तक ही लगाया गया था, यानी 2002 में लगाया गया था। 10वां राष्ट्रपति शासन कुल 10 बार लगाया जा चुका है। तो और इसके बाद प्रदेश में एससी व एसटी के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या देखें तो लोकसभा में जो सीटों की संख्या है एससी के लिए तो 17 है, लेकिन एसटी के लिए 0, क्योंकि यहाँ एसटी की संख्या जो है बहुत ही कम है उत्तर प्रदेश में। अब इसमें देखते हैं लेटेस्ट अपडेट के रूप में तो श्री गिरिराज सिंह ने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान शुरू किया, यानी जो पंचायती राज मंत्री वर्तमान में है वो श्री गिरिराज सिंह है। नया भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था में विश्व स्तर पर एक नंबर 1 बनकर उभर रहा है, जहां श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में एसएचसी दीदियां लखपति दीदी और सुपर लखपति दीदी बन रही है, श्री गिरिराज सिंह का कहना है। और ये जो है 25 मई 2003 को APIB का न्यूज है, तो इसको देख लेते हैं लेटेस्ट अपडेट पंचायती राज के रूप में इसमें क्या है। तो इसमें ध्यान देना है कि श्री गिरिराज सिंह जो पंचायती राज मंत्री, इसमें देखें केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, यानी ये केंद्रीय मंत्री हैं, सॉरी, इसमें गिरिराज सिंह जो हैं ये केंद्रीय ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने आज लखनऊ में अमृत महोत्सव के तहत जो है 50,000 ग्राम पंचायत डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने का अभियान शुरू किया। भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायत डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने का अभियान चला रहा है, जो 1 फरवरी 2023 से शुरू और 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। अभियान का प्रमुख जो ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर महिलाओं के बीच डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना है। इसके बाद ये सब जानकारी दी गई है। अभियान की शुरुआत करते हुए श्री गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री सरकार, यानी भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रेरणादायक नेतृत्व में SHG NPO को 2013 में यानी 9.58 से घटाकर 2 से नीचे लाने की सराहना की और बैंकों में SHG के उत्कृष्ट ऋण पुनर्भुगतान प्रदर्शन 95 उसके लिए उच्च ऋण की सुविधा प्रदान करने का आग्रह किया। तो सब जानकारी है, इसमें मुख्य रूप से देखते हैं। इसमें देखें तो गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए सचिव ग्रामीण विकास श्री शैलेश कुमार सिंह ने समर्थ अभियान और ग्रामीण विकास मंत्रालय का दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM इसके तहत निर्धारित और हासिल किए गए मील के पत्थर के बारे में जानकारी दी। सारी जानकारियां इसमें दी गई है, इसको देखा जा सकता है। अब इसमें देखते हैं तो यूपी के मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए विश्वकर्मा कॉम्प्लेक्स पर जोर दिया। इसमें देखें तो आदित्यनाथ ने लुलु समूह और फ्लिपकार्ट और अमेजन सहित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के माध्यम से एक जिला एक उत्पादन को बढ़ावा देने का भी आह्वान किया। इसमें जानकारी दी गई है, इसको देखा जा सकता है। और यह जो है सिलेबस रहा, यानी UPSSC द्वारा आयोजित BPO मेंस एग्जाम 2023 का जो सिलेबस पंचायती राज संबंधित है, यानी सिलेबस के पार्ट 3 भागों में आए। तो पहले भाग में जो पंचायती राज व्यवस्था है ये 65 मार्क्स का है, तो इसमें यह है, और दूसरे भाग में जो कंप्यूटर, तीसरे भाग में स्पेशल है। तो ये सब पंचायती राज के बारे में हमने जानकारी देखा, यानी स्पेशल के अंतर्गत ये सब जानकारियाँ रही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।